हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो एज यू नो हम लोग कवर कर रहे हैं हमारे टॉप 16 जो टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स के लिए, उनको कवर कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फेब्रुअरी एडिशन। इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करना, क्योंकि वैसे भी एग्जाम्स अप्रोचिंग है। बुक अवेलेबल है, जो लेटेस्ट बुक है फेब्रुअरी एडिशन की अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर, आपके नियर बाय बुक स्टोर पर भी। इन केस यू डोंट वांट दी हार्ड कॉपी, इसका ई बुक वर्जन वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो भी आपका डाउट होगा ऑफकोर्स वो तो वेबसाइट से क्लैरिफाई कर ही सकते हो। बेस्ट पार्ट बुक का ये है कि इसमें नोट्स और एमसीक्यू दोनों कंटेंट अवेलेबल है, तो इन केस आप उसमें पढ़ भी सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट डेटा अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। टॉपिक जो हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं फॉर नाउ, दैट इज इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इंपॉर्टेंट है, हमने नेशनल अफेयर्स भी कवर करते हैं, इंटरनेशनल भी कवर कर रहे हैं। चेकआउट कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस कितनी है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमारे डेली करंट अफेयर से ही हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा देश फरवरी 2024 में अगले विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दिस इज द क्वेश्चन कि कौन सा कंट्री होस्ट करेगा नेक्स्ट WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फेब्रुअरी 2024 में। ऑप्शंस है यूएई, इंडिया, कनाडा या फिर यूएसए। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूएई। नाउ द पॉइंट इज, देखो अगर किसी भी कंट्री में कोई भी कॉन्फ्रेंस, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमारे G20 होने वाली है, G20 इवेंट्स इनफैक्ट धीरे धीरे अब उसका थोड़ा बहुत शुरू भी हो चुका है पूरा प्रोग्राम का। बट अगर किसी कंट्री में कोई भी कॉन्फ्रेंस होस्ट की जाती है तो उससे उस कंट्री को काफी बेनिफिट होता है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स उस पर्टिकुलर कंट्री में आते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यूएई जो होस्ट करे इस मीटिंग को, इससे कंट्री को एक पुश मिलेगा। बेसिकली पुश मिलेगा ताकि वो खुद को एक ग्लोबल हब बना सके फॉर बिजनेस। ठीक है, मेक सेंस। वैसे भी इट इज गुड फॉर देम अपने आप को और फ्लरिश करने के लिए। नेक्स्ट देखो, दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन किस देश में है, यानी आपको बताना है कि अब कौन सा कंट्री घर है वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन का। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, पोलैंड या फिर जर्मनी। ये आपके पास ऑप्शन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। तो इफ वी टॉक अबाउट द पैसेंजर ट्रेन तो ऑफकोर्स वी विल टॉक अबाउट सीट्स कितनी है उसमें, है ना। सबसे पहले उसकी लंबाई की बात कर लेते हैं, दैट इज 1910 मीटर। ठीक है, उसके अलावा कोचेज जो डब्बे बने होते हैं दैट इज 100। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इंडिविजुअली सीट्स की बात करें दैट इज 4550 सीट्स उसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट देखो, किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। इंडिया, यूएसए, जापान, चाइना। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड। नाउ द थिंग इज, इनहेलेबल से एक चीज तो क्लियर है कि इट इज नीडल फ्री। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नीडल से डर लगता है, तो इट इज अ नीडल फ्री वैक्सीन। ऑप्शंस देख लिए हैं। करेक्ट आंसर इज चाइना। ठीक है, तो जो चाइना है इसने इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है पहला इनहेलेबल वैक्सीन। देखो सिंपल चीज है, नीडल फ्री तो ये वाली वैक्सीन है, बट ये बूस्टर डोज के तौर पे ही लगाई जाएगी। इनिशियल जो आपकी मेन डोज है वो तो आपको वही वाली लगानी पड़ती है। ठीक है, और दूसरी चीज ये लगेगी 18+ वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट देखो, किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कौन सी कंट्री ने इनॉग्रेट किया है पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विद द सपोर्ट ऑफ चाइना। आई थिंक इसका आंसर आपको पता है। ऑप्शंस है श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अच्छा, ये पहले तो ये हो गया, ठीक है, इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो गया विद द सपोर्ट ऑफ चाइना, जो भी है वो हो चुका। बट आपको पता है कि उसके बाद नेपाल में एक बहुत ही खराब तरीके से एरोप्लेन क्रैश हो गया था, एंड प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी। चलता चलता एयरप्लेन, अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है, चलता चलता एरोप्लेन एकदम से टर्न हुआ है और जस्ट वो गिर गया। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे एक चीज जो पता चली है कि इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ दी हवा और एनवायरनमेंट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है विंड वहाँ की। तो लोगों ने बहुत क्वेश्चंस उठाए कि एक तो वहाँ पे इतना एयर का दिक्कत है कि मतलब विंड कभी भी एकदम से वैसी हो जाती है, अनप्रिडिक्टेबल मौसम है वहाँ का। तो अब आपने एक एयरपोर्ट को और लॉन्च कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है।
बट दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बात नेपाल की है, इस वजह से लोग थोड़े से अपसेट थे अबाउट दिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जबकि इंसिडेंट जो है इस इनॉग्रेशन के बाद हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? ठीक है, वैसे तो कॉप के बाद जो नंबर होता है दैट इज द एडिशन ओनली, तो COP27 का जो 27th एनुअल यूएन मीटिंग है क्लाइमेट पर, उसको कौन सी कंट्री में आयोजित किया गया था? स्पेन, पोलैंड, इजिप्ट या फिर पेरू? ये ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इजिप्ट। प्रिसाइजली जगह की बात करें दैट वाज शर्म एल शेख। ठीक है, ये प्रिसाइज जगह है जहां पर इसका आयोजन किया गया था, इन इजिप्ट। अगला देखो, किस देश ने सादा भाषा अधिनियम पारित किया है, यानी प्लेन लैंग्वेज एक्ट? वो कौन सी कंट्री में पास किया गया है? न्यूजीलैंड, यूएस, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? आई थिंक आपको आंसर पता होगा, मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, न्यूजीलैंड। प्लेन लैंग्वेज एक्ट मतलब कि मैं किसी भी तरीके का टेक्निकल जार्गन यूज नहीं करूंगी जब मैं पब्लिक में बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर इफ वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश तो हम लोग उसको स्ट्रिक्टली इंग्लिश रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में बात कर रही हूँ, मैं अचानक से कोई और ही लैंग्वेज यूज करने लग जाऊँ तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ, मेरा मैसेज एक बारी में आप लोगों को समझ में आए, ये है प्लेन लैंग्वेज एक्ट का पूरा थॉट प्रोसेस, कि जहां पे भी पब्लिक मैसेज कुछ देना है वो ऐसा हो कि इंसान एक बारी में पढ़े, एक बारी में सुने, उसको समझ में आ जाए। दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट प्लेन लैंग्वेज एक्ट का। ठीक है, न्यूजीलैंड में इसको पास किया गया है। नेक्स्ट देखो, रिलायंस ने किस देश की मालिबन बिस्किट निर्माता के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की? यानी रिलायंस इंडस्ट्री ने अनाउंस किया है अपना पार्टनरशिप कौन सी कंट्री के मालिबन बिस्किट मैन्युफैक्चरर के साथ? मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल या फिर चाइना? ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो अगर आपको सिर्फ उस मैन्युफैक्चरर का आइडिया है तो शायद आप आंसर कर पाओगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। सिंपल सी चीज है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसे मैन्युफैक्चरर के साथ बिस्किट मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर रही है, तो ऑफ कोर्स उनका जो मेन एम है वो यही है कि अपने जो ग्रोसरी सेक्टर है उसमें खुद को और ज्यादा बेटर पोजीशन पर लाना। क्लियर है? अगला देखो, 7वां पूर्वी आर्थिक मंच हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया? यानी 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को कौन सी कंट्री में हेल्ड किया गया था? ईरान, रशिया, इंडिया या फिर अफगानिस्तान? सिंस हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे इंडिया तो आंसर नहीं होगा, बट इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये पॉइंट है। ठीक है, चलो अगर इस पर्टिकुलर उसकी बात करें, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, इन दैट केस आपका करेक्ट आंसर होगा रशिया। इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था पीएम मोदी ने। ठीक है, और वो वहां पे गए नहीं थे, उन्होंने ऐसे फोरम को ऐसे पर्सनली अटेंड नहीं किया था, इट वाज डन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अगला देखो, संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर ने मुफ्त ब्रेड वितरित करने के लिए वेंडिंग मशीन की शुरुआत की है? यानी यूएई के कौन से सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है एक वेंडिंग मशीन को जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्री ब्रेड? शारजा, अबू धाबी, दुबई या फिर हटा? ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दुबई। अच्छा, ये जो वेंडिंग मशीन है इट वर्क्स सेम लाइक एटीएम मशीन। ठीक है, आपको बस मैंने इनफैक्ट अगर आपको याद होगा जब हमने इसका डेली करंट अफेयर किया था तो मैंने आपको इसकी इमेज भी दिखाई थी कि प्रॉपर एक एटीएम मशीन जैसा वो दिखता है। ठीक है, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आप इसे उसमें से अपना ब्रेड ले सकते हो। ठीक है, लोग इससे क्योंकि वो अवेलेबल होती है तो लोग ज्यादा वेस्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, कि एक ही बारी में बहुत सारा ले लो, ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट देखो, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आई थिंक आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल अफेयर्स के तौर पे। ऑप्शन आपके सामने है, पुष्पा कमल दहल प्रचंड, रवि लामिछाने, शेर बहादुर देउबा या फिर केपी शर्मा ओली? ठीक है, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर आपको बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुष्प कमल दहल प्रचंड। अगला देखो, एशिया प्रशांत में खाद्य असुरक्षा से लड़ने के लिए 14 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा किसने की है? यानी एशिया पैसिफिक में फूड इनसिक्योरिटी से फाइट करने के लिए 14 बिलियन डॉलर का असिस्टेंस किसने अनाउंस किया है? आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, एडीबी या फिर आईएमएफ? ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी,
एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, फूड इनसिक्योरिटी भी एक बहुत ही बड़ा एक रीजन होता है जिस वजह से एक पूरी इकोनॉमी हिल सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है एशिया पैसिफिक में फूड इनसिक्योरिटी से फाइट करने के लिए $14 बिलियन का असिस्टेंस अनाउंस किया है एडीबी ने। अगला देखो, भारत की किस स्वास्थ्य पहल को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी इन जो ऑप्शंस हैं इनमें से किस इंडिया की हेल्थ इनिशिएटिव को यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अच्छा, ये सेम क्वेश्चन आपका अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में भी बनता है, बट ये ऐसा है कि इंडिया का हेल्थ इनिशिएटिव है जो कि जिसे यूएन अवार्ड मिला है, तो ये इंटरनेशनल थोड़ा सा चला जाता है, इस वजह से यहाँ पे कवर किया है। ऑप्शंस है इंडिया का टीबी कंट्रोल इनिशिएटिव, कैंसर कंट्रोल इनिशिएटिव, हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव या फिर कोविड कंट्रोल इनिशिएटिव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हाइपरटेंशन वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इसको यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाउ हाइपरटेंशन अब सबको समझ में आता है, तो बीपी थिंग जो हम यूजुअली हमारे घर में हर किसी को कोई ना कोई बीपी का दिक्कत रहता ही, मतलब कोई ना कोई पेशेंट होता ही हमारे घर में बीपी का, या तो हाई बीपी या तो लो बीपी। ठीक है, दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन में खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हाइपरटेंशन ये भी एक कंसर्निंग एजेंट होता है किसी एक ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट देखो, 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में किस देश को थीम देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा? यानी आपको बताना है कि मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 में जो होगा उसमें थीम कंट्री के तौर पर किस कंट्री को इनवाइट किया जाएगा? चाइना, बांग्लादेश, नेपाल या फिर इंडिया? अब हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया को जो है 2025 के मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में एज थीम कंट्री इनवाइट किया गया है। उसके अलावा देखो, अगर मैं बात करूँ एक पहली चीज तो वो मैड्रिड में है, लेकिन इंडिया को इनवाइट किया गया है, ठीक है, एज अ थीम कंट्री। इट मीन्स कि वहां पर आपको सिर्फ ऐसे मतलब बिल्कुल टिपिकल लैंग्वेजेस नहीं, आपको वहां पे हर लैंग्वेज की बुक मिलेगी। ऊपर से इंडिया अगर थीम कंट्री तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉर्मल इंग्लिश, नॉर्मल हिंदी नहीं, एक हिंदी की बुक वहां पे मिले। ये पूरे थॉट प्रोसेस से जो है यहाँ पे इंडिया को एज थीम कंट्री इनवाइट किया गया है। किस देश की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दिया गया है? सिंपल बेसिक क्वेश्चन, लेकिन दिस इज अ बिग चेंज। अपनी कंट्री का चेंज करना कैपिटल, इट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ऑप्शंस है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर ताजिकिस्तान। तो कौन सी कंट्री ने अपनी कैपिटल को रीनेम किया है नूर सुल्तान से अस्ताना? क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर कंट्री ने अपने उसको चेंज किया है कैपिटल को नूर सुल्तान से कहाँ, मतलब किस में, तो अस्ताना इन दैट केस आंसर हो जाएगा। तो ये देख लेना, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज कजाकिस्तान। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फिजी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये बताना है। तिमुमु केपा, फ्रैंक बेनीमारामा, देन है सितवेनी राबुका, विलियम काटोनीवेरे। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। तो फिजी के आपको प्राइम मिनिस्टर बताने हैं। करेक्ट आंसर है सितवेनी राबुका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, लस्सा बुखार किस देश में मौतों का कारण बन रहा है? लस्सा फीवर जो है कौन सी कंट्री में डेथ्स का एक मेन कॉज बनता जा रहा है, ये बताना है। मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया या फिर मोजाम्बिक? ये आपके पास ऑप्शंस है, आई थिंक आपको पता होगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। अच्छा, ये जो बुखार है ना, ये जैसे हम लोग कोविड में क्या कह रहे थे कि जो जैसे फेजेस में कोविड आया है, तो उसमें ये वाला टाइप का जो है ये पर्टिकुलर इस एज को अटैक कर रहा है, या ये वाला बच्चों के लिए आ रहा है, इस तरीके से स्टेजेस चल रहे थे। सेम तरीके से अगर वी टॉक अबाउट लस्सा फीवर, तो ये भी नाइजीरिया में एक सर्टन एज को अफेक्ट कर रहा है, दैट वाज 21 से 30 ईयर्स के जो एज के लोग हैं उनको ये अफेक्ट कर रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, भारत ने किस देश के साथ मिलकर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई खोली है? यानी इंडिया ने अलोंग विद विच कंट्री, जो ऑप्शन में है, ओपन किया है पहला यूनिट ऑफ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर भूटान? अगर आप मैत्री से समझ पाओगे ना, क्योंकि मैत्री से और भी चीजें हैं इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ, तो आप आंसर कर पाओगे। करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर इस पर्टिकुलर प्लांट की बात करें,
इसको जो है इसकी कैपेसिटीज 1320 मेगावाट का कोल फायर्ड पावर प्लांट है ये। उसके अलावा इसमें जो बनाने का जो कॉस्टिंग आया है दैट इज $2 बिलियन का। ठीक है, अगला देखो। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस देश में एक अंतरिम परिचालन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? यानी AIIB ने अप्रूव किया है कि एस्टैब्लिश किया जाएगा कौन सी कंट्री में एक इंटरिम ऑपरेशनल हब, ये आपको बताना है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, बहरेन, कुवैत, सऊदी अरेबिया या फिर UAE। ठीक है, इंटरिम ऑपरेशनल हब, करेक्ट आंसर है UAE। ठीक है, तो AIIB की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसको सेटअप एस्टैब्लिश कहाँ किया जा रहा है? UAE में। ऑफ कोर्स वो तो क्वेश्चन है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। नेक्स्ट देखो, यूरोपीय संघ द्वारा 2023 में यूरो को अपनाने की स्वीकृति किस देश को मिली है? यानी आपको बताने कौन सी कंट्री को अप्रूवल मिला है बाय EU कि वो अडॉप्ट कर सके यूरो को एज देयर करेंसी इन 2023। तो किसको मिला है कि वो अडॉप्ट करे? बेलारूस, क्रोएशिया, लिथुआनिया या फिर एस्टोनिया। करेक्ट आंसर है यहाँ पर क्रोएशिया। अच्छा, क्रोएशिया की अगर पहली करेंसी की बात करें दैट वाज क्रोएशियन कूना। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना कि वो आप क्वेश्चन में इस तरीके से भी आ सकता है कि पहले सी करेंसी क्या थी। ठीक है, तो क्रोएशियन कूना जो थी इसकी पहली करेंसी थी, बट अब दे हैव शिफ्टेड टू यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी रामचंद्रन किस देश की नगर परिषद सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और रंग की पहली समलैंगिक महिला बनकर उभरी है? ये बताना है। अगर आपको एक क्वेश्चन याद है डेली करंट अफेयर्स में, मैंने आपको इसकी एक इमेज दिखाई थी जो उन्होंने एक साड़ी पहनी थी जो मल्टी कलर्ड साड़ी थी। बेसिकली शी वाज शोइंग क्योंकि वो पहली, एक तो यंगेस्ट है बहुत और पहली क्वेयर विमेन है ऑफ कलर जिन्होंने ओथ लिया है कौन सी कंट्री के सिटी काउंसिल मेंबर में? UK, USA, ऑस्ट्रेलिया या फिर मेक्सिको। नाम ध्यान रखना, जननी रामचंद्रन। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर B, USA। नेक्स्ट देखो, यूनेस्को ने बोर्श सूप पकाने की संस्कृति को किस देश की लुप्तप्राय सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंकित किया है? यानी यूनेस्को ने इंस्क्राइब किया है कुकिंग बोर्श सूप के कल्चर को एक एंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज। वो किसका है, कौन सी कंट्री का है? बेलारूस, आर्मेनिया, रशिया या फिर यूक्रेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, यूक्रेन। अच्छा, अब यहाँ पर भी रशिया यूक्रेन को नहीं छोड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन का तो देखो एंडेंजर्ड उसमें यूनेस्को ने नाम डाल ही दिया है, बट रशिया इज लाइक कि नहीं, ये तो हमारा कल्चरल हेरिटेज था, ये जो सूप है हमारे यहाँ बनता था तो हमारा नाम इसमें होना चाहिए था। बट अगेन यहाँ पे भी वो पीछा नहीं छोड़ रहे, बट फॉर द टाइम बिंग आंसर इज यूक्रेन। नेक्स्ट देखो, विदेश मंत्री S जयशंकर ने 23 अगस्त 2022 को किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? यानी 23 अगस्त 2022 को एक्सटर्नल अफेयर्स जो है हमारे मिनिस्टर S जयशंकर ने इनॉग्रेट किया है एक नए इंडियन एम्बेसी को किस कंट्री में? ऑप्शंस है उरुग्वे, पराग्वे, सुरिनाम या फिर बोलीविया। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर B, पराग्वे। वैसे तो S जयशंकर अगर आपने कभी भी इनके इंटरव्यूज देखे हैं या इनके साथ जो भी एक कॉन्वर्सेशन चलती है, ये एकदम सैवेज रिप्लाई करते हैं जो दूसरी कंट्रीज के लोग पूछते हैं क्वेश्चन। इनके इंटरव्यूज जरूर चेकआउट किया करो। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, नाम मैंने बता दिया है, शेख मोहम्मद सबा अल सलीम कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत या फिर कतर। ठीक है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर C, कुवैत। वैसे तो आपने देखो ये जो अल सबा, अल सलीम वाले नाम होते हैं यूजुअली इन्हीं टाइप की कंट्रीज के ही होते हैं, गल्फ कंट्रीज वाली साइड के। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर इज कुवैत। अच्छा, ऑफ कोर्स इन्होंने किसी ना किसी को तो रिप्लेस किया ही होगा। यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट है वो रेजिग्नेशन की वजह से आई है। ठीक है, शेख मोहम्मद सबा अल सलीम जो है बने हैं क्योंकि जो उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इनसे पहले उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन किया है। उनका नाम था शेख सबा अल खालिद हमद अल सबा, ये इनका नाम था। लिख नहीं रही हूँ नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। बाकी इनका नाम जो है आपके जो क्वेश्चन के नीचे पॉइंटर्स है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने जो अपने पोजीशन से रिजाइन किया है तब जाके शेख मोहम्मद सबा अल सलीम कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट देखो,
यार लापेट को किस देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? बट अगेन ये क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा खत्म हो गया है, क्योंकि जो है इस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं फिलहाल, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। करेक्ट आंसर वाज इजराइल। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि यार लापेट बने थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, ये बने थे अराउंड जुलाई के इनिशियल स्टेजेस में बने थे, आई एम नॉट श्योर जुलाई 1 या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। बट जब तक ये प्राइम मिनिस्टर बने, सेटल हुए, उतनी देर में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है शेड्यूलिंग कर दी गई थी अराउंड नवंबर के वही फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो इनका जो है उसके बाद कौन बना है? बेंजामिन नेतन्याहू। तो इनका टाइम पीरियड जो था वो बहुत कम रहा है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन है इसलिए हमने आंसर करना ही है। तो यार लापेट जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्नांडिस मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? प्रेसिडेंट है क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया या फिर थाईलैंड? ये ऑप्शन है, अगेन डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। बस नाम ध्यान रखो, पोस्ट भी ध्यान रखना, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस ग्रुप यानी नाटो कोऑपरेटिव साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लो, श्रीलंका, चाइना, साउथ कोरिया या फिर इंडिया। तो पहला एशियन कंट्री जिसने नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है दैट इज साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्रुप की, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2008 में। ठीक है, नाम से आइडिया लग रहा है साइबर डिफेंस ग्रुप वही उनका काम है। क्लियर है? अगला देखो, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की ओथ किसने ली है ये बताना है। गोतबाया राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे, दिनेश गुणवर्धने या फिर रणसिंगे प्रमादास? ये आपके पास ऑप्शंस हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर कौन बना है ये बताना है। दिनेश गुणवर्धना। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने काफी सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट देख लिए हैं तो ध्यान रखना। सेम उस पे ही है। एलिजाबेथ बॉर्न को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है ये बताना है। इटली, बेल्जियम, फ्रांस, रोमानिया। एलिजाबेथ बॉर्न कौन सी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा है संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूएई की बात हो रही है, प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शंस है अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान, जायद बिन सुल्तान अल नहान, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान या फिर ऑप्शन लास्ट है तन्हो बिन जायद अल नहान। सारे ऑप्शंस में देख लो, इतनी कंफ्यूजन हो जाएगी और अगर एग्जाम में आया तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट। तो प्रॉपर नाम याद रखना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यूएई के जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। जो रिप्लेसमेंट ऑफ कोर्स इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, अदरवाइज पहली ऑप्शंस में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। वो भी अल नहान ही उनके नाम में भी लास्ट, बट ही पास्ड अवे तब जाके ये प्रेसिडेंट बने हैं। पहले वाले केस में जो हमने कुवैत वाला किया था वहां पे रेजिग्नेशन थी, यहाँ पे जो फॉर्मर थे ही पास्ड अवे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथनी अल्बनीज ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? यूएई, इजिप्ट, सोमालिया, ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक आपको आंसर पता है। करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यू सुक योल ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? प्रेसिडेंट की बात हो रही है, यून सुक योल। ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, चाइना, साउथ कोरिया या फिर वियतनाम। करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया। नाम है इनका यू सुक योल, अलग नाम होते हैं इन कोरियन कंट्रीज के। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र के निर्माण का शुभारंभ किया? यानी पीएम मोदी ने लॉन्च किया है कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज किस कंट्री में? चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। चाइना का तो वैसे मतलब बनता ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के कंस्ट्रक्शन को लॉन्च किया गया है इन नेपाल। दैट इज योर ऑप्शन नंबर
सी। तुर्की के राष्ट्रपति ने देश के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम को बदलकर डैश करने की घोषणा की। तुर्क, तुर्कीये, तुर्के या फिर तुर्कुई, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तुर्कीये। अच्छा, अब देखो, एक तो कंट्री का नाम ही बदलना, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नाम को चेंज करना, ये भी इटसेल्फ एक टास्क ही है, ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। उसके अलावा इनका ये करने का थॉट प्रोसेस ये है कि कंट्री का जो एक्चुअल एक बेस होता है, हेरिटेज होता है, कल्चर होता है, इस नाम से वो और बेटर तरीके से डिपिक्ट हो सकता है और ज़्यादा बेटर तरीके से सामने आता है। इस थॉट प्रोसेस से इसका नाम जो है चेंज किया गया है। नेक्स्ट है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन है हंगरी, होंडुरास, स्वीडन या फिर सिंगापुर। मैंने आपको इनकी इमेज दिखाई हुई है डेली करंट अफेयर में, आई थिंक आपको याद होगी, कैटलिन नोवाक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हंगरी, ठीक है। ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? चिली, हंगरी, डेनमार्क और फिनलैंड, ठीक है। नाम है इनका गैब्रियल बोरिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चिली। अच्छा, इनकी एज की बात करें, ही इज ओनली 36, ठीक है, दैट्स व्हाई यंगेस्ट प्रेसिडेंट, 36 ईयर्स की इनकी एज है। नेक्स्ट है, नागरिक एरोस्पेस में ड्रोन की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा देश बन गया है? यानी कौन सी कंट्री पहली कंट्री बनी है इन दी वर्ल्ड जिसने अलाउ किया है ड्रोन्स को सिविलियन एरोस्पेस में? ये भी अलग चीज है वैसे, ठीक है। रशिया, इजराइल, जापान या फिर चाइना? चाइना तो ये सारी चीजें कभी भी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। क्या तो अपने सिविलियन एरोस्पेस में यानी नागरिक एरोस्पेस में ड्रोन्स को अलाउ किया है इजराइल ने, जो ऐसा करने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का संयुक्त रूप से किस देश में उद्घाटन किया गया है? ठीक है, और इसको किया गया है आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान। तो महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का संयुक्त रूप से किस देश में उद्घाटन किया गया है? ठीक है, ये आपको बताना है। सिंगापुर, सेशल्स, मालदीव्स या फिर मेडागास्कर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। और मेडागास्कर में कहाँ? जो इनकी कैपिटल है एंटानानारिवो, वहां पर जो है, मतलब मेडागास्कर की कैपिटल में इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट देखो, भारत आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया, जिसका लक्ष्य किस वर्ष तक पृथ्वी की 30% भूमि और उसके 30% महासागरों की रक्षा करना है। यानी इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, जो कि प्रोटेक्ट करेगा अर्थ की लैंड का 30% और ओशन का 30% बाय कौन से साल तक? ठीक है, इतना 30-30 कर दिया है, सिंपल सी है, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना, 20-30 यहाँ पे करेक्ट है, इससे थोड़ा आपको आंसर भी ध्यान रहेगा। ठीक है, तो 30% ऑफ अर्थ, 30% ऑफ ओशन, और इसको अचीव करने का जो इनका ऑफिशियली टू टारगेट है दैट इज 2030। क्लियर है? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक के लिए, दैट इज इंटरनेशनल अफेयर्स। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमने बहुत सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स चेंज जो हुए हैं उनके नाम देखे हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फेब्रुअरी एडिशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, जो आपको बेटर लगता है आप उसको जो है परचेज कर सकते हो। वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।